नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संतवीर सर यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम बच्चों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कक्षा 10 की विज्ञान की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। और विज्ञान की क्लासें आपके लिए निरंतर रहेगी, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आज अपनी पहली क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर अपने शुरू करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उससे उससे पहले अपनी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, अपना सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने चैप्टर हैं और उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर अपने किस स्ट्रीम के हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्लास को। अपना अध्याय फर्स्ट जो है वो शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा अपने देख लेते हैं कि अपना सिलेबस जो है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, क्या सिस्टम है। तो ये आपके लेटेस्ट जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपके जो टोटल 13 चैप्टर दिए गए हैं, है ना। 13 पार्ट जो है वो आपके सिलेबस के अंदर है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। तो सबसे पहले आपका पहला जो पार्ट रहने वाला है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। फिर आपके अम्ल क्षार एवं लवण है। फिर आपके धातु और अधातु। फिर आपके पास कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में अपने को स्टडी करना है। और ये जो 4 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, ये आपके रहने वाले हैं रसायन विज्ञान के, यानी केमिस्ट्री जो है उसके अपने चैप्टर रहने वाले। ठीक है। और इसके जो है टोटल अपने जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का एग्जाम है। उसमें से आपके जो है अब 25 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के हैं। किसके हैं? केमिस्ट्री के। इसी तरह से आपके फिजिक्स और बायो है उनके भी 25 मार्क्स आपके होंगे। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट, उसके अलग से आपके 5 नंबर होते हैं। तो टोटल आपके 80 मार्क्स इस तरह से कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला जो पार्ट है केमिस्ट्री के बाद में, जब 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद में 5वां जो चैप्टर है वो है जीव प्रक्रम। इसके अंदर अपने पूरे शरीर के बारे में जानकारी अपने को प्राप्त करनी है, पूरी बॉडी कैसे वर्क करती है। फिर आपके पास में है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी ये जो मस्तिष्क है जिसमें से आप क्या करते हो, सारी जानकारियां संग्रहित करते हो, जिससे सोचते हो, विचारते हो, खाते पीते हो, उसका कंट्रोल करता है। सारी चीजें कंट्रोल करने का काम यही करता है। तो किस तरह से करता है वो इस चैप्टर के अंदर अपने समझेंगे। फिर है जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद आपके आनुवांशिकता। ये जो आपको 4 चैप्टर मिले हैं ये आपको किसके मिले हैं? जीव विज्ञान के, यानी कि बायोलॉजी के हैं। फिर मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करूं तो आपके पास में है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। और उसके बाद में आपके पास में है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और फिर विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और ये जो 4 चैप्टर हैं आपके, ये किसके रहने वाले हैं? फिजिक्स के, यानी कि भौतिक विज्ञान के रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपके 25 नंबर का ही है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, यानी कि भौतिक विज्ञान आएगी। 25 नंबर की जीव विज्ञान आएगी, यानी बायोलॉजी जिसको आप कहते हो। और 25 नंबर का आपके क्या आएगा? केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान आएगा। टोटल कितने हो गए? 75 नंबर। 5 नंबर कहाँ रह गए? 5 नंबर ये रहे। ये एक पार्ट जो है ये 5 नंबर देख के जाएगा, लास्ट वाला। कौन सा? हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट। इसके बारे में अपने सारे जानते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने अच्छे से पूरे जो चैप्टर है उसको समझेंगे, इसके किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कौन से आधे नंबर का बन सकता है, कौन सा 5 नंबर का या 4 नंबर का, या कह सकते हो जो एबेसेड जो होते हैं, आप सिंपल भाषा में जिसको न्यू टाइप बोल देते हो, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो कहाँ से बन सकते हैं, खाली स्थान कहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीजें अपने चर्चा करेंगे। अपने क्लास का पैटर्न थोड़ा सा ये रहेगा, पहले मैं आपको पूरी चीज जो चैप्टर है उसके अंदर जो टॉपिक अपना चल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद उस पर बनने वाले क्वेश्चनों पे अपनी चर्चा रहेगी। और उसके बाद आपको क्लास के एंडिंग में आपको एक होमवर्क दिया जाएगा छोटा सा, जो कि आप अपनी जो क्लास है उसके बाद में एनालिसिस कर सकते हो कि मुझे कितना समझ आया है। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दें, जो कि अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं अपने बिना किसी देरी ना। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसके अंदर अपने चैप्टर को थोड़ा सा शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो है उसकी नीड रहेगी इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन यानी कि चेंज, यानी कि चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब ये है एक सिंपल सा, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो जो आपको पहले कुछ और दिखाई देती है, कुछ समय बाद देखते हो तो वो कुछ बदली हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से जो बदलाव होता है एक तरह से, उसी को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं, है ना। तो परिवर्तन जो है सिंपल भाषा में तो यही रहेगा कि कोई भी बदलाव हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? चेंज या परिवर्तन कह रहे हैं। अब साइंस की भाषा में ये जो परिवर्तन है डायरेक्ट डिफाइन न करके इसको 2 भागों में परिभाषित किया जाता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं
वो दो भाग जो है आपके, पहला जो भाग रहने वाला है वो है रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा जो है वो है आपके भौतिक परिवर्तन। तो बच्चों ये जो आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है ना, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो एक बार फिर से अपने देख लेते हैं। जिन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया वो अब थोड़ा सा ध्यान दे लें, है ना, ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक नया उत्पाद बनता है, जिसके सभी गुणधर्म क्या होते हैं जी, नए होते हैं। अब आप कहोगे कैसे सर, एग्जाम्पल तो बताओ जरा। एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है और आपकी खोपड़ी में छप जाएंगे, है ना। तो देखो, पहला जो एग्जाम्पल है, अच्छा सा एग्जाम्पल है, लोहे पर जंग लगना। क्या लगना जी, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ लक्षण भी होते हैं, उनको भी अपने चेक करते जाएंगे एग्जाम्पल के अंदर कि क्या ये बात सही है या नहीं है। वो तीन बातें आपको याद रखनी है कि एक नया पदार्थ बनेगा जिसके नए गुण होंगे, और वो अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि वो एक ही दिशा में चलेगा, उसको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। अब सीधा सीधा ऐसे देख सकते हो कि उससे नया बना, उस नए से क्या पहले जैसा बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखो, लोहे पे जंग लग गई, तो इस जंग से क्या लोहा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। और जो जंग है उसके जो लक्षण हैं, क्या वो लोहे के जैसे लक्षण है, क्या नहीं है, उसके लक्षण तो बिल्कुल अलग है। तो ये जो है लोहे पर जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन हो गया जी, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऐसे ही आपने कहा दूध का दही में बदलना। दूध का किस में बदलना, दही में बदलना। आपने क्या किया, दूध को बदल दिया किसमें, दही में। तो क्या दही से वापिस आप क्या बनाओ, दूध बनाओ, ऐसा मैं आपको कह दूं, क्या बना दोगे, क्या नहीं बना सकते हैं। क्योंकि दूध जो है वो अलग प्रोडक्ट था, और दही जो है वो एक नया प्रोडक्ट आपके पास में बन गया है। तो दही क्या हो गया आपका, दूध से दही बनना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अच्छा, आगे भी अपने और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लकड़ी का जलना। तो लकड़ी जल गई, लकड़ी के जलने से क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे धुआं मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा आपको, राख मिलेगी, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या उस धुएं से और जो राख बची है उससे आप वापस लकड़ी बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते ना। तो वही क्या है आपके, वही आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप वापिस से देख सकते हो, जैसे भोजन का पाचन है, या भोजन को पकाना आप कह सकते हो, या इसके अलावा अम्ल और क्षार का मिश्रण है, जैसे अपने आगे पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो आपके कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। और भी बहुत सारे, जैसे प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा हुआ है, कोयले का जलना हो गया, पेपर का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया। जो मोमबत्ती का जलना है, ये आपके रासायनिक और भौतिक दोनों कैटेगरी के अंदर आता है। रासायनिक प्लस में क्या आता है जी, भौतिक परिवर्तन आता है। अगर ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिए हुए, अकेला रासायनिक दिया है तो अकेला रासायनिक करोगे, लेकिन जब आपको दिया हो कि भौतिक और रासायनिक दोनों, तब आपने वो टिक करना है। क्योंकि मोम जो है वो तो सिर्फ अवस्था बदलता है ठोस द्रव में, और उसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और जो आपके धागा होता है वो जल जाता है, उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ज्यादा जो आपके दोनों दिए हैं तो दोनों आपका आंसर रहेगा, दोनों नहीं दिए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे सकते हो आप, रासायनिक परिवर्तन को। तो ये जो उदाहरण है यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है, यानी जो एबे सैदे वाला प्रश्न है वो यहाँ से आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपके इसी का ही भाई कह लो या दोस्त कह लो, जो भी है, भौतिक परिवर्तन। यानी कि जो परिवर्तन है उसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो रासायनिक और एक कौन सा, भौतिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि इसके अंदर आपके केवल अवस्था में बदलाव होता है। यानी पूरी परिभाषा अगर आपसे पूछ ले, देखो 10th में आपके भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिक चीज है, ये 6th 7th में आ जाती है। लेकिन ये चीज इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपके समीकरणें आगे आएगी या विक्रियाएं आएगी, उनको समझने में ये हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो देखो, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर आपके सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं। कौन से गुण बदलते हैं बोलो, भौतिक गुण धर्म बदलते हैं। अब कहोगे सर ये भौतिक गुण कौन से होते हैं, भौतिक गुण वो गुण होते हैं जिनको देखा जा सकता है। जिनको क्या किया जा सकता है बोलो, देखा जा सकता है। जैसे जैसे आपने कहा कि रंग, क्या, रंग,
आपने कहा कि ताप, ठीक है, आपने कहा अवस्था, क्या कहा, अवस्था, ठीक है, आपने कहा जी दाब। ये सारे के सारे जो गुण हैं ये कैसे गुण हैं, भौतिक गुण हैं, जिनमें ये भौतिक गुण बदलते हैं, सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ आ गई बात। अब जैसे एग्जाम्पल से अपने समझें। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये उत्क्रमणीय है, यानी कि ये दोनों दिशाओं में चलता है, यानी कि जो आपके पास है बाद में जो परिवर्तन से जो चीज बनेगी उससे पहले वाली जो वस्तु है वो प्राप्त की जा सकती है, इसलिए उसको उत्क्रमणीय कहते हैं। जिससे प्राप्त नहीं की जाती उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखो, बर्फ का पिघलना, किसका पिघलना बोलो, बर्फ का पिघलना। बिल्कुल, आपके पास में बर्फ थी वो पिघल गई, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ अवस्था बदली। अब बर्फ के रूप में पानी हो, चाहे वो आपके द्रव के रूप में पानी हो, चाहे वो आपके गैस के रूप में यानी वाष्प के रूप में पानी हो, सबके अंदर जो फॉर्मूला रहेगा ना वो क्या रहेगा बोलो, H2O रहेगा। क्या रहेगा बोलो, H2O रहेगा। बिल्कुल क्लियर। आगे देखो, पानी का उबलना, वही वाष्प बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। कागज का फाड़ना, कागज फाड़ दोगे तो क्या कागज का कुछ नया बना, क्या कुछ नहीं बना, वो कागज का कागज ही रहेगा ना। तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगर जलाया जाए कागज को तो उससे तो राख बन जाएगी, है ना, तो वो आपका रासायनिक हो जाएगा। आगे है, धातु को मोड़ दिया, पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, मोड़ने से तो कोई उसमें कुछ बदलाव नहीं है, बस उसका जो आकृति है वो बदल जाएगी। एक चीज और लिख सकते हो भौतिक गुणधर्म में, क्या लिख सकते हो सर, आकृति। क्या लिख सकते हो बच्चों, आकृति लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा, गर्म करना धातु को, जैसे लोहे को गर्म कर दिया, क्या लोहे से कुछ नया बनेगा, नहीं बनेगा, सिर्फ गर्म करने से क्या हो जाएगा, उसका ताप बढ़ जाएगा, या फिर उसका जो रंग है वो रेड कलर हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठंडा करो वापिस वो पहले जैसे कलर में आ जाएगा। ठीक है जी। आगे, नमक का पानी में घोलना है, धातु को तार में खींचना, या दूध में चीनी घोलना, या बर्फ का जमना, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के हैं। आशा करता हूं आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन समझ में आ गए। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने चैप्टर जो है वो शुरू होता है, वो एक बेसिक नीड थी जो कि आपको इस चैप्टर से जुड़ने के लिए जरूरी थी। अब देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभी अपने रासायनिक परिवर्तन पढ़ के आए हैं, उसी से कनेक्ट करेंगे, उसी से एक कड़ी जोड़ेंगे और एक जंजीर बनाएंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि आपके रासायनिक परिवर्तन होने के प्रक्रम, प्रक्रम यानी कि आप बोल सकते हो प्रोसेस, क्या बोल सकते हो बोलो, प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे आपके लोहे पे क्या लगी भैया, जंग लगी, लोहे पर क्या लग गई बोलो, जंग लग गई, तो क्या एक दिन में लगी, क्या नहीं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्या लगता है, समय। धीरे धीरे जो लोहा है Fe जो है वो किससे विक्रिया किया, जल से, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से विक्रिया किया, उसके बाद में वो बदल गया जी धीरे धीरे Fe2O3। अब ये क्या सिस्टम लिख दिया सर, ये भाई साहब क्या है, ये आपकी जंग है। ये क्या है, आपकी जंग, जो भूरे रंग का पदार्थ जमता है ना वही है ये, ठीक है ना, तो ये भूरे रंग का पदार्थ जंग ही है। तो इस तरह से ये जो आपके प्रोसेस हुई धीरे धीरे इसमें बदलने का जो काम हुआ ना उसको ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलो, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखो। अब बात आती है कि सर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर मान लो कभी आपको लैब में जाने का मौका मिल जाए आपके स्कूल में, तो आप क्या करोगे, आप चेक क्या करोगे कि हमें कैसे पता लगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। तो चेक करने के लिए आपके पास में ये है, क्या चेक करोगे, एक तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब क्या वो ठोस है और बाद में क्या बन गया, द्रव बन गया या गैस बन गई, या द्रव था ठोस बन गया या गैस बन गई, इस तरह से बदल सकता है। या रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, या गैस का निष्कासन हो सकता है, कोई ना कोई गैस निकलेगी,
ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन जो फेमस है गैस से रिलेटेड वो अपने पढ़ेंगे। एक तो हाइड्रोजन गैस के बारे में बात की जाती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बात की जाती है। वो कब कहाँ की जाती है वो अपने बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे ताप में बदलाव, अगला क्या देखोगे, ताप में, यानी कि ताप में भी क्या होता है, चेंजमेंट। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो आपको चेक करनी है, जांच करनी है कि इनमें बदलाव हुआ या नहीं हुआ। अगर इनमें बदलाव हुआ है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। आगे हम चर्चा करते हैं, इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी डेफिनेशन है अपने पास में, क्या है, रासायनिक समीकरण है। क्या है बोलो, रासायनिक समीकरण है। तो देखो बच्चों आगे, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में, यानी प्रतीक का मतलब होता है, क्या होता है बोलो, सिंबल। यानी कि जो जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, आप लिख रहे हो पूरा ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे तो बहुत बड़ा, इसको एक सिंबल में लिख सकता हूं ना मैं। आपने 9th में पढ़ा है ये, देखो इस तरह से एच, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एच लिखा तो ये किसको डिनोट कर रहे रे बोलो, हाइड्रोजन को। तो ये इस तरह से लिखना ही क्या कहलाता है, प्रतीक है, सिंबल है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो समीकरण जो लिख रहे हो ना, वो भी आपके दो भागों में बांटी जाती है। कौन कौन सी, एक तो है शब्द समीकरण, कौन सी है बोलो, शब्द समीकरण, और दूसरी कौन सी है, प्रतीक समीकरण। कौन सी है, प्रतीक समीकरण। देखो अब इनमें क्या है, शब्द समीकरण में तो कुछ शब्द लिखे जाएंगे और प्रत्येक समीकरण में सिर्फ वो हाइड्रोजन को H, हीलियम को He, लिथियम को Li, इस तरह से लिखा जाएगा। बात समझ रहे हो ना, हाँ जी। तो इस तरह से लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, इस तरह से शब्दों के रूप में लिख दिया तो वो तो है शब्द समीकरण है, ठीक है। और अगर आपने प्रतीकों के रूप में लिखा, जैसे यहाँ लिख रखा है ना, ये C+O2 से बन गया CO2, क्या बन गया, CO2, ठीक है। तो C+O2 से CO2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, CO2 आएगा, सीधा O2 नहीं आएगा। तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया ये शब्द है और ये क्या है, आपकी प्रतीक समीकरण है, हाँ जी। अब यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, आपको एक समीकरण के अंदर क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा अभिकारक, एक मिलेगा उत्पाद और एक मिलेगा तीर का निशान। क्या मिलेगा, तीर का निशान। अब तीर के निशान के पास में आपको कई बार पे दो चीजें लिखी हुई मिल सकती है, एक तो वहां पे ताप, कितने ताप पे वो अभिक्रिया हुई या कितने दाब पे वो अभिक्रिया हुई, ये सारी चीजें लिखी हुई मिल सकती है। दूसरी चीज क्या लिखी हुई मिल सकती है, आपके उत्प्रेरक लिखा हुआ मिल सकता है। अब आप कहोगे ताप दाब तो ठीक है, लेकिन ये उत्प्रेरक कैटालाइसिस क्या होता है, तो उत्प्रेरक का मतलब वह होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। यानी ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में समय भाग न लेकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो तीर के ऊपर क्या लिखते हैं, ताप दाब या उत्प्रेरक लिखते हैं। और जिनमें अभिक्रिया करवाई जा रही है, अभिक्रिया से पहले जो है, यानी रासायनिक परिवर्तन होने से पहले जो है, ये जो दिख रहे हैं ये आपके अभिकारक हैं, और बाद में जो आपको दिख रहे हैं उसको क्या कहा जाता है बोलो, उत्पाद कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि तीर से पहले, सीधा ऐसे मान लो आप, तीर से पहले अभिकारक, तीर के बाद उत्पाद, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया के भी प्रकार है, लेकिन पहले अपने समीकरण को समझना है, क्योंकि अपने सभी अभिक्रियाओं में अंदर अब समीकरण ही लिखेंगे तो समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो देखो रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करें तो दो टाइप हैं, एक तो है संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा यहाँ पे, संतुलित रासायनिक कौन सी समीकरण, और दूसरी जो आएगी असंतुलित
या जिसको कहा जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक क्या कहा जाता है? समीकरण कहा जाता है। कि अब इनके नाम ऐसे कैसे रखिए? वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, संतुलित है, संतुलित है। संतुलित का मतलब है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं या अणुओं की संख्या क्या हो जी? बराबर हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी सर आप डेफिनेशन लिख दो, हम कॉपी में लिख रहे हैं तो बिल्कुल लिख देंगे हम। देखो, जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो जी? संख्या क्या हो? बराबर हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से अभिक्रिया करवाई तो इसके अंदर एक अभिक्रिया होती है, जिंक सल्फेट प्लस H2 बनता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर है। यानी अगर आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम में डायग्राम भी पूछ लेता है, तो ये डायग्राम आप में क्या कह रहा है कि दानेदार दस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का निर्माण होता है और इसमें कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। वैसे ये अभिक्रिया अपने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास में जो सॉल्यूशन भरा हुआ था ये था तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसमें क्या डाल दिया? दानेदार जिंक डाल दिया। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या निकल जाएगी? इस कॉर्क से, इस पाइप से होती बाहर निकल जाएगी। ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा। अब इसके अंदर संतुलित है या नहीं? देखो, जिंक कितना है? एक है। इधर भी जिंक एक है। इधर H2 यानी हाइड्रोजन दो है। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? दो ही हैं। इधर देखो सल्फेट एक ही आयन है, इधर भी सल्फेट SO4 एक ही है। दोनों साइड जो अभिक्रिया है उसके उत्पाद और अभिकारक में परमाणुओं या अणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। बात समझ गए होंगे। असंतुलित के अंदर या कंकाली के अंदर क्या होगा कि दोनों साइड बैलेंस्ड नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। जैसे सिंपल बात, सिंपल आप देख सकते हो, सिंपल देख सकते हो यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखी हुई है। इस अभिक्रिया में क्या है? Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। यहाँ आयरन कितने हैं बोलो? एक है सर। यहाँ कितने हैं बोलो? तीन है सर। ठीक है। उसके बाद में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? एक। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो है सर, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? चार है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और आयरन की संख्या क्या नहीं है? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये कौन सी होगी? कंकाली या असंतुलित, यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी। अब ये जो है इसको संतुलित क्यों करते हैं? अब बात आपके मन में आएगी कि सर जैसे पढ़ी है पढ़ी रहने दो, अपने को क्या लेना देना है? अरे लेना देना है। क्या लेना देना है? ध्यान से समझना, ये क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, तो आगे भी आने की संभावना रहेगी कि अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? संतुलित क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। किस नियम से? द्रव्यमान संरक्षण नियम से। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभी जो आपके द्रव्यमान है उसको न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये आपने 9th क्लास में दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ा होगा, है ना? दूसरे या तीसरे पार्ट में आपके था, तो वहां पे आपके एल प्राउस्ट ने ये नियम, एल प्राउस्ट के साथ में आपके लेवोसियर थे, उन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, इतना याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को नहीं नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए इसको संतुलित करना है। क्यों? क्योंकि देखो इधर एक ही है, इधर तीन कैसे बन गए? क्योंकि नया तो बना ही नहीं सकते अपने, इसीलिए। समझ गए ना बात को? तो ये हो गई संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं कि अगर आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आ जाए कि संतुलित कैसे करना है, असंतुलित कैसे करना है, तो आपकी किताब में जो तरीका दिया हुआ है या जो मेथड है, अगर आपसे मेथड का नाम पूछ ले
कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो आपकी किताब में जो तरीका दिया हुआ है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि दी हुई है, ठीक है ना। कौन सी विधि दी हुई है? हिट एंड ट्रायल विधि। लेकिन अपने को क्या करना है? सिर्फ अभिक्रिया को संतुलित करना है, अपना उद्देश्य है उसको संतुलित करना। एग्जामिनर को ये दिखाना कि मुझे पता है कि इसको संतुलित करना है और कैसे करना है, क्या लगाना है, कहाँ पे, ये सब पता है। तो इसके लिए अपने जो मेथड लगाएंगे ना, वो मेथड कौन सा लगाएंगे? ABCD मेथड। कौन सा मेथड है ये? ABCD मेथड, ठीक है ना। इस मेथड से क्या करेंगे? अपने अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या करना है? पहले 2 लगा के देख लो, बराबर हुआ तो ठीक है, वरना 3 लगा के देख लो, बाद में 4 लगा के देख लो। यानी हिट करते रहो, ट्रायल ट्रायल करते रहो, सीधी सी बात ये है। तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए अपने ये मेथड यूज करेंगे। तो अब देखते हैं अपने पेपर में जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे जो कि आप करोगे, ठीक है ना। और जो आपसे नहीं होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपके वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो वायु से क्रिया करता है, तो उसके ऊपर कुछ अशुद्धियां आ जाती है। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए मैग्नीशियम को पहले साफ किया जाता है। ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा था। अब बात आती है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इनके लिए क्या करना है? संतुलित समीकरण लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? अपने पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व, दूसरे के फर्स्ट जो पॉइंट है उसको अपने लिखते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड का मैं कौन सा करवा रहा हूँ? बोलो, फर्स्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा? H2 आएगा। हमेशा याद रखना, जो आपके स्टेबल जो स्टेज होती है वही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा क्लोरीन। क्लोरीन में भी क्या आएगा? Cl2 की फॉर्म में लिखा जाएगा इसको भी। तो ये जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? HCl बनेगा। लेकिन ये क्या संतुलित है? इनको तो वैसे किसी भी मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ इनको 2 बनाना है। तो ये बात याद रखना, जब भी संतुलित करो तो अपनी संख्या जो है इनके पैरों में नहीं लगा सकते, सिर्फ इसके आगे यहाँ पर गुणा में लगा सकते हैं। समझ आ गई बात? उस पूरे यौगिक के आगे लगेगा। तो H2 2 है, ये भी 2 है, तो इसके आगे सीधा सीधा 2 लगा दो। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई जी? आपकी संतुलित हो गई। कैसे? हाइड्रोजन भी 2, इधर भी 2, ये 2 जो है इन दोनों के साथ में काउंट होगा। यानी पूरे यौगिक के आगे नंबर लगता है, तो पूरे यौगिक में जितने भी परमाणु या तत्व जो हैं उन सबके साथ में काउंट होगा। ओके, अगर ऐसा होता जैसे मान लो H2 पहले से और उसके आगे 2 लग गया, तो इस केस में आपने क्या मानना है? आपके माइंड में आएगा कि इसको क्या मानना है, तो इसमें आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में ये कितने हो जाएंगे? बोलो, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो पहला अपने सॉल्व हो गया। अब सेकंड का सेकंड देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। इस अभिक्रिया को करना है तो कैसे करोगे? इसके अंदर बेरियम जो है वो किसके साथ? सल्फेट के साथ में जुड़ेगा, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। प्लस में क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, Al2Cl3। इस तरह से अब संतुलित है क्या? Al तो संतुलित है, Cl जो है वो संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? अपने अपने क्या करेंगे? इसके आगे तो लगा देते हैं कितना? 3, और इसके आगे कितना लगा देते हैं जी? 2 लगा, सॉरी इधर लगा देते हैं अपने 2। अब जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वो हिट एंड ट्रायल है। अपने ABCD मेथड को नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ये हो गया 3। अब कितने हो गए? क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन कितने हो गए? 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए जी? 4 हो गए। तो एल्यूमिनियम 4 हो गए, तो आगे कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 4। अब सल्फेट कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये 3 जो है वो नहीं आएगा, है ना। इस तरह से इसके आगे कितना लगा दो? डायरेक्ट 3। इस तरह से ये अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी जी? संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके सोडियम, सोडियम को क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। प्लस में जल, जल यानी H2O, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और प्लस में क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। इसको संतुलित करना है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 2 लगा दो।
2 लगाओगे तो भाई यहाँ कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, है ना, यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अपने 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल, ये हो गए 4, तो यहाँ कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, ये संतुलित होगी। इस तरह से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है जी, संतुलित। आप कैसे भी करो, किसी भी तरीके को, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना आंसर जो है वो सही आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसके अंदर आपके जो अभिक्रियाएं हैं इनको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जो थर्ड क्वेश्चन जो है, ये भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस खुद से करेंगे, या क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा देखो, अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये हमसे हुए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपके लिए स्पेशल होमवर्क भी है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, है ना। इन इन अभिक्रियाओं को जरूर कर सकते हो आप। ऊपर वाली तो चलो शब्द समीकरण थी, उससे पहले अभिक्रिया बनानी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। अगर आपको पहले से आपने पिछले साल 9th में वो थर्ड चैप्टर अच्छे से किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो है ये आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आओ, उससे पहले ये होमवर्क आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में पहले अपनी इस होमवर्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर अपने आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया, आप लिख सकते हो। अभिक्रिया की पहचान की लक्षण क्या है, अभी कैसे पता लगे कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको समीकरणें दी हुई है ABCD, इनको क्या करना है, संतुलित करना है। आपको जो हिट एंड ट्रायल मेथड आज मैंने बताया उससे करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो अपने नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, उसमें अपने क्या करेंगे, उसमें अपने ABCD मेथड सीखेंगे, फिर आप कंपेयर कर लेना कौन सा इजी है, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसको संतुलित कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी आप इस क्लास से जुड़े रहें, ताकि आपकी जो 10th का सफर जो है वो आसानी से गुजरे, और आप अच्छे अंकों के साथ अपने जो है नेक्स्ट जो आपकी स्टडी है वो करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।